इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करना ये राइट नहीं, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सारा डेटा जो आपने अपनी यूटिलिटी में फीड किया है, वो डेटा इनकम टैक्स पोर्टल पे जो डेटा अवेलेबल है, दोनों मैच कर रहे हैं, तो आपकी रिटर्न जल्दी से प्रोसेस हो जाएगी। तो ITR 1 जो सैलरीड एम्प्लॉय होते हैं, अप टू जिनकी 50 लाख से इनकम कम है, 5,000 रुपए और 1,000 रुपए की फीस है एक्स्ट्रा के साथ। अगर आपने रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल नहीं करते, आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो फिर आपको ITR 2 पे जाना पड़ेगा। ITR 1 पे काम नहीं चलेगा। इनकम टैक्स ने नोटिफाई तो 31 मार्च 2026 को कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कहा था कि भाई आप टाइम पे क्यों नहीं ले आते, लोग भागते हैं कोर्ट की तरफ की डेट बढ़ाओ। सिर्फ छोटे वेतनभोगी और छोटे कारोबारी ही अभी खुश हों, बाकी सबके लिए अभी इंतजार की घड़ी अभी खत्म नहीं हुई है, यही कहना चाह रहे हैं ना सर? आप इंडिया में हैं या इंडिया के बाहर हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपकी रिटर्न फाइल हो जाएगी। अलग अलग ड्यू डेट होने पे तो सैलरीड वाले लोग पहले फाइल कर लेंगे, बिजनेस वाले लोग नेक्स्ट मंथ फाइल कर सकते हैं, उनकी ड्यू डेट अगली बार। क्या सारा लोन, मतलब पर्सनल लोन भी कहीं से लिए हैं, क्रेडिट कार्ड का लोन भी कोई चल रहा है तो वो भी देना होगा? रिटर्न फाइल करने के लिए किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेना कितना ज़रूरी है, मैंडेटरी है, या अपने आप से भी कर सकते हैं? अगर सिंपल है तो कोई बात नहीं, आप अपना खुद कर सकते हैं। अगर आप भी एक टैक्स पेयर हैं तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, कमर कस लीजिए, क्योंकि साल का वो वक्त आ गया है जब आपको सरकार को अपनी कमाई का हिसाब देना होता है। जी हां, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर 2026-27 यानी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न ITR भरने की प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी है। आयकर विभाग ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर ITR 1 और ITR 4 के लिए ऑफलाइन एक्सेल यूटिलिटीज को लाइव कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अब आप बिना आखिरी तारीख यानी 31 जुलाई का इंतजार किए अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करने की तैयारी शुरू कर सकते हैं। आज एक्सपर्ट से आसान भाषा में समझेंगे कि इसका क्या मतलब है और आपको अभी क्या कदम उठाने चाहिए। स्वागत करेंगे अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट कमलेश सर का। कमलेश सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत समय देने के लिए और कार्यक्रम में आने के लिए। सर नमस्कार सर। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। शुक्रिया सर। और धन की बात में हमारे दूसरे साथी, हमारे navbharattimes.com के बिजनेस एडिटर शिशिर जी भी जुड़ चुके हैं। शिशिर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो सर, शुरुआत आपसे करते हैं। अब आपका वैसे तो साल भर पूरा व्यस्ततम ही रहता है, लेकिन ये वो वक्त होता है, वो घड़ी होती है जब आपके पास जो लोग साल भर सोए हुए होते हैं उनके फोन कॉल्स आने शुरू हो जाते हैं। ITR 1, ITR 4 क्या है सर ये यूटिलिटीज? क्या बदलाव पिछले साल के मुकाबले इस बार आया है? देखिए, पहली बात तो ये कि हर साल ITR बदलते रहते हैं, क्योंकि ये असेसमेंट चेंज होता है तो ITR भी बदलती है, ये प्रोसेस है, ऐसा नहीं कोई लेकिन इस बार ITR में जो यूटिलिटी है उसमें थोड़ी चेंजेस है, मामूली चेंजेस हैं, जो कि लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि ITR को फाइल करते समय यूटिलिटी अभी सिर्फ 2 ही यूटिलिटी आई है, यूटिलिटी ITR 1 और 4 की। तो ITR 1 जो सैलरीड एम्प्लॉय होते हैं, अप टू जिनकी 50 लाख से इनकम कम है, ऐसे लोगों के लिए ITR 1 है। या इसमें हाउस प्रॉपर्टी के लॉस इनकम, अगर आपकी बात करें, 2 हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस तक 2 हाउस प्रॉपर्टी इस बार से क्लेम कर सकते हैं, पहले एक ही हाउस प्रॉपर्टी होती थी। अब कैपिटल लॉस भी क्लेम कर सकते हैं, 1.25 जो लॉन्ग टर्म वाली होती है, जहां पे टैक्स नहीं आता, तो ITR 1 और ITR 4 फाइल कर सकते हैं। तो जो बिजनेसमैन होते हैं, जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं, जो प्रेजेंटिव टैक्सेशन ऑप्ट करते हैं, उनके लिए ITR 4 है। एक को सरल फॉर्म बोलते हैं, एक को सुगम फॉर्म। तो कुछ चीजें जो, जैसे किसी को एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, तो वो कैसे दिखाएंगे, ऐसे के लिए फिर ITR 1 से शिफ्ट करके ITR 2 पे जाना पड़ता था। ITR 2 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा है, तो इसलिए उनको सहूलियत देने के लिए इन्होंने ITR 1 के अंदर ये प्रोविजन कर दिया है। और अगर आप उसके बावजूद भी अगर आप लॉसेस हैं, आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो फिर आपको ITR 2 पे जाना पड़ेगा। ITR 1 पे काम नहीं चलेगा। सर, ये सभी करदाताओं के लिए समय आ गया है या सेलेक्टेड करदाताओं के लिए अभी रिटर्न भरने का
विंडो खुला है। देखिए, जो फाइनेंशियल ईयर होता है या प्रीवियस ईयर जो होता है, जो हमारा 25-26 है, उसका असेसमेंट ईयर 2026-27 से, क्योंकि पीरियड निकल गया है, अब सभी के लिए रिटर्न्स फाइल करने का समय आ गया है। लेकिन रिटर्न्स कैसे फाइल करेगा कोई, उसके लिए जी। यूटिलिटी होनी चाहिए, फॉर्म होना चाहिए। इनकम टैक्स ने नोटिफाई तो 31 मार्च 2026 को कर दिया था, क्योंकि इससे पहले बहुत लड़ाई झगड़ा होता था, डेट बढ़ाओ, डेट बढ़ाओ। पिछले साल भी डेट बढ़ी थी, अगर आपको याद हो। तो डेट क्यों बिल्कुल। बढ़ाने की नौबत आती है? डेट बढ़ाने की नौबत इसलिए आती है, या तो यूटिलिटी में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, टाइम से नहीं किया गया, या लेट आईटीआर फॉर्म यूटिलिटीज आ रही है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कहा था कि भाई आप टाइम पे क्यों नहीं ले आते, लोग भागते हैं कोर्ट की तरफ की डेट बढ़ाओ। लेकिन टाइम पे अगर ये यूटिलिटीज आ जाए, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डेट बढ़ाने के लिए ना तो जाना पड़ेगा, ना रिक्वेस्ट ना उनको करना पड़ेगा। लेकिन वो क्या करते हैं, यूटिलिटी लेट आ रहे हैं। अब जैसे 1 और 4 अभी आया, थोड़े एक हफ्ते पहले हो गया होगा, अप्रोक्स एक हफ्ते की इनका आईटीआर 1 और 4 आया, लेकिन अभी 2 नहीं आया। अब जिसको मान लो लॉस कैरी फॉरवर्ड है, वो तो रिटर्न नहीं फाइल कर सकता ना, वो वेट करेगा, तब तक वेट करेगा जब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपनी दूसरी यूटिलिटी जारी ना कर दे। टाइम तो सबका हो चुका है, ड्यू डेट अभी 31 जुलाई है, 31 अगस्त है, और जो टैक्स ऑडिट वालों के लिए 31 अक्टूबर है। लेकिन एक एक ही टाइम पे बर्डन क्यों आ जाए लोगों पे, या इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर एक टाइम बर्डन आ जाता है। उस बर्डन से बचने के लिए अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सही टाइम पे सारे यूटिलिटी रिलीज कर दे, तो जिसको जैसे जैसे टाइम मिले अपने सहूलियत के हिसाब से हर कोई रिटर्न फाइल कर सकता है, जो कि नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ यूटिलिटी नहीं है। तो यूटिलिटीज तो पिछले हफ्ते ही शायद अपलोड हो गई ना सर? सर, यूटिलिटी जो अपलोड हुई है, जो आई है, जो आप रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं, वो सिर्फ 2 हुई हैं। एक आईटीआर 1 जिसको हम सरल बोलते हैं, एक आईटीआर 4 जिसको हम सुगम बोलते हैं। आईटीआर 1 सैलरीड एम्प्लॉय के लिए है, जिनकी इनकम 50 लाख से कम है। आईटीआर 4 छोटे मझोले बिजनेसमैन के लिए है, जो छोटे छोटे बिजनेस है, जो प्रेजेंटिव टैक्सेशन फॉलो करते हैं, उनके लिए है। तो बाकी अगर किसी मतलब और कि हाँ जी, आम भाषा में कहें तो अभी सबको खुश नहीं होना है, सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉई वेतनभोगी, वो भी वेतनभोगी जो 50 लाख तक ही जिनका वेतन है, जो जो 60 लाख कमाते हैं वो नहीं भर सकते। सिर्फ छोटे वेतनभोगी और छोटे कारोबारी ही अभी खुश हों, बाकी सबके लिए अभी इंतजार की घड़ी अभी खत्म नहीं हुई है। यही कहना चाह रहे हैं ना सर? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। मैं बताऊं, हमारे कुछ क्लाइंट जिसको इंडिया से जाना है, इंडिया से बाहर उनको कुछ काम है, वो जा नहीं पा रहे। वो चाहते हैं कि मैं जाने से पहले अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके जाऊं, लेकिन उसमें क्योंकि कैपिटल लॉसेस है, गेन है, बड़े हैं उनके पास, ज्यादा है क्योंकि, तो उस केस में उनको कैसे वो जा पाएंगे, क्योंकि आईटीआर 1 और 4 है, अभी 2 आया ही नहीं है। तो ऐसे लोग नहीं जा सकते जब तक रिटर्न्स नहीं फाइल हो। लोग अपना कंक्लूड करके जाना चाहते हैं, मेंटली पीस करके जाना चाहते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी अपनी वो कंप्लीट करके जाना चाहते हैं, जो उनका उत्तरदायित्व देश के प्रति, अपने रिटर्न फाइल करके जाना चाहते हैं, लेकिन नहीं जा पा रहे। उसका कारण यह है कि आईटीआर जो यूटिलिटी है, वो समय पे रिलीज नहीं कर पा रहा डिपार्टमेंट। अच्छा सर, एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि कोई व्यक्ति अपना आईटीआर दाखिल कर रहा है या आप उनके बिहाफ पे दाखिल कर रहे हैं, तो उनका यहाँ होना जरूरी है? वो देश छोड़ नहीं सकता, देश में ही रह के आईटीआर फाइल कर सकते हैं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप तो ऑनलाइन पोर्टल है, कोई कहीं से भी फाइल कर सकता है, इसकी जरूरत नहीं हाँ। कि वो इंडिया में रहते हैं या इंडिया के बाहर रहे। लेकिन क्या जी। होता है कि कुछ लोगों की अपने ना, जिन्हों कई सालों से सीए से मिलते हैं, अपने प्रोफेशन से मिलते हैं, उनके सामने बैठ के अपनी इंफॉर्मेशन सही से बात बताते हैं, और उसके बाद वो वहीं से रिटर्न फाइल करवाते हैं, क्योंकि उन्हें कंफर्ट इस तरीके से इस प्रोसेस में चल रहा है। अदरवाइज वो कोई आने की जरूरत नहीं है। आप इंडिया में हैं या इंडिया के बाहर हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपकी रिटर्न फाइल हो जाएगी। हाँ, ऑनलाइन है तो कहीं से भी दुनिया भर में ये तो फैसिलिटी होगी कि आप कहीं भी रहें इस दुनिया में आप फाइल कर सकते हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि ऑनलाइन है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं से भी फाइल कर सकते हैं। बट लोगों की हैबिट है कि जाके मिलके बात करके सबमिट करना, इसलिए। जी। अच्छा सर, एक सवाल ये है कि अमूमन जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके अपने एम्प्लॉयर से, अपने एचआर से जो फॉर्म 16 है वो जून के महीने में मिलता है। तो ये लोग अगर जून से पहले करना चाहते हैं तो क्या
अपनी सैलरी स्लिप के बेसिस पर ही ये अगर आईटीआर फाइल करें तो ये सही तरीका है, या फिर वेट ही करें जून का जब इनका फॉर्म 16 मिले तो उसको देखकर? देखिए सर, बेस्ट तरीका है कि बेस्ट एडवाइस तो ये है कि उनको वेट करना चाहिए, क्योंकि 31 जो मई है वो लास्ट डेट होती है टीडीएस रिटर्न्स फाइल करने का, फोर्थ क्वार्टर का। तो जो लोग नौकरी करते हैं जिनका टीडीएस कटा हुआ है, तो वो कंपनीज क्या करती है, एम्प्लॉयर्स क्या करती है, अपनी टीडीएस रिटर्न 31 मई तक फाइल करती है, क्योंकि ड्यू डेट 31 मई है। नॉर्मली इंडिया में लोगों को 31 ड्यू डेट पे काम करने की आदत है। ठीक है, तो 31 मई के बाद फिर 2-3 दिन लग जाता है डेटा अपडेट होने पे। तो उसके बाद ही आपका फॉर्म 16 जनरेट कर पाएगा, एम्प्लॉयर आपको देगा, तो उसके बाद आप रिटर्न फाइल करो। क्योंकि अगर आपने रिटर्न फाइल कर दी सैलरी स्लिप के बेस पे और कोई डिडक्शन एग्जेम्पशन में कोई डिफरेंस है या एम्प्लॉयर ने कुछ कम ज्यादा किया है, तो जिसकी वजह से डिफरेंस आ जाएगा। डिफरेंस आने के बाद आपकी रिटर्न फाइल हो चुकी होगी, आप या तो रिवाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कोई क्लैरिफिकेशन या रेक्टिफिकेशन के लिए या डिफेक्टिव नोटिस भेज देगा कि आपने ये इनकम दिखाई नहीं है, या कोई ना कोई अलर्ट आपको भेजेगा मिसमैच का। तो बेटर है हमेशा फॉर्म 16 आने के बाद, टीडीएस 26 ईयर्स या आईएसटीएस अपडेट होने के बाद ही अपने रिटर्न्स फाइल करना चाहिए। नहीं तो मेजोरिटी ऑफ केसेस ऐसे हैं कि उसमें चेंजेस होंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपको किसी चीज की एग्जेम्पशन मिली हो, आप ना क्लेम करें, तो या किसी की नहीं मिली और आपने एक्स्ट्रा क्लेम कर लिया है। एचआरए की कैलकुलेशन आप कुछ और कर रहे हैं लेकिन एग्जेम्पशन कुछ और बनता है, कुछ भी ऐसी है, या हाउ अभी कुछ हो सकता है कि एसएफटी जो फाइल करती है 31 मई तक फाइल होता है, अब 30 मई तक 30 अप्रैल तक कुछ रिटर्न फाइल होती है, कुछ 31 मई तक फाइल हो रही है। तो उसमें क्या होता है कि आपके टीआईएस ईआईएस में कुछ इंफॉर्मेशन अगर आ रही होगी, अब जैसे आपको डोनेशन वाले लोग करते हैं, वो 31 मई तक फाइल करेंगे, डोनेशन वाले जो एनजीओ होती हैं, जो डोनेशन की एग्जाम्पशन क्लेम करता है उसको, अगर उन्होंने 31 तारीख को फाइल किया और आपने पहले रिटर्न फाइल की, तो वो एग्जाम्पशन आपको नहीं दिख रही होगी, हो सकता है आप ना भी लें, तो आपके रिटर्न मिसमैच हो जाएगी, तो आपको दोबारा से रिवाइज करनी पड़ेगी और आपको प्रॉब्लम होगी। इस बेटर है कि आप अपने ड्यू डेट तक वेट करें, मतलब कि 31 मई के बाद ही, यानी 1 जून में सारी पिक्चर क्लियर हो जाती है, तभी आप अपनी इसमें इनकम टैक्स फाइल करें। इसमें एक चीज ये भी होती है, जैसे प्रोफेशनल्स होते हैं वो भी अगर अपनी पहले से ही रिटर्न फाइल कर देते हैं तो फिर उसके बाद 26A या फिर जो आईएस फॉर्म है वो जब बाद में, एआईएस फॉर्म जब बाद में जारी होते हैं तो उसमें फिगर अलग अलग होती हैं, तो इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है। तो उससे बचने के लिए क्या किया जाए, क्या तरीका है? सर वही, उससे बचने का तरीका ये है कि आप अपने रिटर्न ना फाइल करें पहले, जब तक आपका फॉर्म 16 ना आ जाए, टीआईएस एईएस दोनों अपडेट ना हो जाए। और ये होती है फर्स्ट 31 मई तक सारी अपडेट होती हैं, उसके बाद 2-4 जून को, यानी फर्स्ट वीक ऑफ जून आप वेट करें, उसके बाद सारी चीज क्लियर होती है, आपका एआईएस भी अपडेट होता है, आपका टीआईएस अपडेट होता है, आपका 26 एस भी अपडेट होता है, और आपके पास फॉर्म 16 भी होता है। आप सारी चीजें अपडेटेड होती है, आप अपने रिटर्न उसके बाद फाइल करें फर्स्ट वीक ऑफ जून, और 31 जुलाई तक लास्ट डेट है आईटीआर 1 की, और आईटीआर 4 की आगे है, 1 महीने की और एक्सटेंशन है। तो आप अपने रिटर्न टाइम पे फाइल कर रहे हैं, कोई जल्दी नहीं, लेट नहीं कर रहे हैं। बट अगर आपने बहुत जल्दी कर दी, हाँ, वो लोग जिनके पास कोई और, जिनका टीडीएस नहीं कटा है, जिनको कुछ पता है कि कुछ नहीं आ रहा है, जो बहुत 100% क्लैरिटी है, वो फाइल कर सकते हैं अपनी रिटर्न। सर इस बार ड्यू डेट क्या है आईटीआर 1 और आईटीआर 4 का? सर आईटीआर 1 की जो ड्यू डेट है वो 31 जुलाई है सर। अच्छा, वही 31 जुलाई जो आमतौर पर रहता है। और आईटीआर 4 की है ना, क्योंकि बिजनेस इनकम जहां पे नॉन टैक्स ऑडिट के केसेस हैं, इनका 1 महीने बढ़ा दी गई है, अब परमानेंटली उनका होगा 31 अगस्त। ओके, उसको 1 महीने मतलब ज्यादा समय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिया है। हाँ, हर बार ऐसा नहीं होता था, इस बार पहली बार ऐसा हुआ है, जो पीछे बजट में चेंजेस हुए थे, ड्यू डेट चेंज हो गई है। ये बहुत अच्छा मूव है सरकार का
क्योंकि क्या होता था कि बिजनेस प्रोफेशनल के पास भी और इनकम टैक्स पोर्टल पे भी एक बर्डन होता था कि बिजनेस वाले सैलरीड वाले एक साथ ही उस पे अपने डेटा अपलोड कर रहे होते हैं, रिटर्न्स फाइल कर रहे होते हैं। एटलीस्ट एक महीने का अलग अलग ड्यू डेट होने पे तो सैलरीड वाले लोग पहले फाइल कर लेंगे, बिजनेस वाले लोग नेक्स्ट मंथ फाइल कर सकते हैं, उनकी ड्यू डेट अगली बार होगी। तो इससे इनकम टैक्स पोर्टल भी सही से काम करेगा और लोगों के ऊपर, प्रोफेशनल के ऊपर और भी बर्डन भी नहीं होगा, और प्रोफेशनल जो है अपने सैलरीड एम्प्लॉय को या बिजनेस जो दूसरे एम्प्लॉयज को प्रॉपर टाइम दे पाएंगे। एक बदलाव और शायद सर इस बार हुआ है, थोड़ा इसको समझाइएगा कि रिटर्न फाइल करने के बाद जब आपको रिवाइज रिटर्न, कोई आपको गलती हो गई या कुछ चीज़ आप मिस कर गए, तब आप रिवाइज रिटर्न फाइल करते हैं 31 जुलाई तक। जैसे रिटर्न फाइल कर दिया और फिर उसको रिवाइज रिटर्न फाइल करनी है, तो उसकी तारीख में भी कुछ बदलाव आया है, मेरे को लगता है शायद कुछ समय बढ़ाया गया है। नहीं नहीं नहीं, रिवाइज का कुछ है, लेकिन मैं बताता हूँ क्या है। देखिए, 31 जुलाई तक ड्यू डेट है। अगर 31 के बाद आप रिटर्न्स फाइल करते हैं तो वो पहले रिटर्न्स फाइल कर दिए, उसके बाद फाइल कर रहे हैं, उसी को तो रिवाइज रिटर्न है। अगर, और ये भी 31 दिसंबर तक है, ये जो रिवीजन आप करेंगे ये 31 दिसंबर तक करेंगे। और बिलेटेड रिटर्न आपने 31 जुलाई तक रिटर्न नहीं फाइल किया तो इसको बोलते हैं बिलेटेड रिटर्न, और ये भी 31 जुलाई तक फाइल कर सकते हैं। जहां पे, क्योंकि बिलेटेड रिटर्न के ऊपर ना पेनल्टीज होती है, फीस होता है, 5,000 रुपए और 1,000 रुपए की फीस है एक्स्ट्रा के साथ, अगर आपने रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपने 31 जुलाई से पहले फाइल कर दिया और उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, 31 दिसंबर तक फाइल करते हैं, तो उसके ऊपर कोई पेनल्टी या कोई एडिशनल फीस नहीं है। लेकिन अगर आप, जो चेंजेस आया वो ये आया है, अगर आप 31 दिसंबर के बाद भी रिवाइज करना चाहते हैं, अगर आप 31 दिसंबर के बाद भी रिवाइज करना चाहते हैं, तो आपको कुछ फीस देके, अप्रोक्स 5,000 फीस है, फीस देके आप अपनी रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं। ये चेंजेस है, और वो भी 31 मार्च तक कर सकते हैं। सर आप बता रहे थे कि इस बार जो ITR 1 और ITR 4 जारी किया गया है यूटिलिटी, उसमें कुछ बदलाव हैं पिछले साल के फॉर्म के, मतलब यदि तुलना करें तो कुछ बदलाव हैं। मोटा मोटा आप बता सकते हैं कि क्या क्या बदलाव हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा इस बार ITR फॉर्म जमा करते वक्त? देखिए, ऐसा है कि थोड़ा सा ज्यादा डिटेल की जरूरत है। इस बार उन्होंने जो फॉर्म्स जो बनाए हैं उसमें डिस्क्लोजर ज्यादा मांग लिया एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, और हर बार धीरे धीरे वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं। अब जैसे एग्जांपल की बात करूं, कि पहले कभी भी 2 एड्रेसेस नहीं देने पड़ते थे, ठीक है। अगर किसी के पास 2 एड्रेसेस हैं, अब वो होता है प्राइमरी और सेकेंडरी करके है, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या है कि अगर किसी के पास एक ही एड्रेस है तो वहां पे ऑप्शन आ रहा है कि प्राइमरी एड्रेस इज द सेकेंडरी सेम है, तो यस करते ही वो ऑटो फिल हो जाता है। जो इनका यूटिलिटी बहुत अच्छी बनाई है, यूटिलिटी बहुत जबरदस्त है। आपने सिर्फ बोलना है कि नो, नो भरते, नो बोलते ही आपको भरना पड़ेगा नया एड्रेस क्या है आपका, न्यू सेकंड वन। अदरवाइज यस करते ही ऊपर नीचे सेम एड्रेस हो जाता है। तो इस तरह के चेंजेस हैं। जैसे लोन वगैरह लिया है, उसमें किस बैंक से लिया है, क्या कब सैंक्शन हुआ था, सैंक्शन की डेट क्या है, कितना अमाउंट का सैंक्शन है, 31 मार्च को बैलेंस क्या है, इस तरीके की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको होम लोन वगैरह की इंफॉर्मेशन की डिमांड है इस बार इस फॉर्म के अंदर, यूटिलिटी के अंदर। क्या सारा लोन, मतलब पर्सनल लोन भी कहीं से लिए हैं, क्रेडिट कार्ड का लोन भी कोई चल रहा है तो वो भी देना होगा? नहीं 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 नहीं, वो नहीं, जो होम लोन ले रखा है जिसके हमने डिडक्शन क्लेम करना को है, डिडक्शन लेना है, छूट लेना है टैक्स में। जिसकी आपने एग्जामिशन या डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, उनसे जी, रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए। पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड लोन की जरूरत नहीं है। नहीं, क्योंकि पर्सनल लोन क्रेडिट कार्ड के ऊपर कोई डिडक्शन और एग्जामिशन मिलता ही नहीं, तो इसकी जरूरत नहीं है। जिसमें आपने टैक्स बेनिफिट लिया है या ले रहे हैं, उनकी इंफॉर्मेशन चाहिए। ओके। तो सर एक चीज और कि किसी की सैलरी 60 लाख है, 60 लाख वाले इसमें कर सकते हैं या उसको
अगले मतलब अगली यूटिलिटी अपलोड होने का इंतजार करना होगा? देखिए मैंने बताया ना कि 50 लाख रुपए की इनकम तक वाले रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं अपनी, जो ITR 1 की जो सैलरीड है। वो कौन करेंगे? 60 लाख वाले कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? उनका 60 लाख वाले ITR 2 करेंगे, और ITR 2 अभी ओके। रिलीज नहीं हुआ है। और जब जब तक रिलीज नहीं होगा तब तक ITR 2 फाइल नहीं होगा। तो 60 लाख की इनकम सैलरी रखने वाले लोग अपने रिटर्न्स फाइल नहीं कर सकते अभी, जब तक कि दूसरी यूटिलिटी आ ना जाए। अच्छा अच्छा अच्छा। न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम को लेकर क्या ध्यान रखना होगा सर इसमें? देखिए सर, न्यू टैक्स रिजीम ओल्ड, आज की डेट में हो क्या रहा है कि न्यू टैक्स रिजीम इज डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है। आप कुछ नहीं करोगे तो ऑटो माना जाएगा कि आप न्यू टैक्स रिजीम में हैं। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में से छोड़ के ओल्ड में जाना चाहते हैं तो एक फॉर्म है 10IEA, आप वो फाइल करो तो आप ओल्ड में चले जाओगे। तो इस फॉर्म के अंदर ये ऑप्शंस भी हैं। आपने अगर चेंज करना चाहते हो तो चेंज कब, और ये भी लिखना पड़ेगा पहली बार कब लिया था, उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या है, आपने दोबारा चेंज किया तो कब किया, ये दोबारा लेना चाहते हैं तो जब चेंज किया था उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या है। यानी जितनी बार आपने ओल्ड न्यू वाले फॉर्म भरे हैं, फॉर्म भर भर के जो आप ऑप्ट किए हैं, तो हर बार की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। कब आपने ऑप्ट किया, कब आपने ऑप्ट आउट किया। सर एक सवाल ये कि आप आईटीआर का फाइल कर किस तरीके से करें कि रिफंड जल्दी आ जाए, क्योंकि लोगों में ये होती है कि भाई कोई चीज़ वो भूल जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करना, या कोई और पेचीदगी आ जाती है, तो अब वो किस तरह से, किस प्रोसेस से और कब तक अपना आईटीआर फाइल कर दें जिससे उनकी रिफंड जल्दी आ जाए? सर देखिए, जब आपके सारा डेटा जो आपने अपनी यूटिलिटी में फीड किया है, वो डेटा इनकम टैक्स पोर्टल पे जो डेटा अवेलेबल है, दोनों मैच कर रहे हैं, तो आपकी रिटर्न जल्दी से प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है। अब आप देखिए कि अभी हमने यूटिलिटी आई है, हमने रिटर्न्स फाइल किया है सैलरीड एम्प्लॉय का, और वो सैलरीड एम्प्लॉय के बहुत कम सैलरी, बहुत कम इनकम थी वो, क्योंकि पहला दिन था, उसको पहले दिन ही अपनी रिटर्न्स फाइल करवानी थी, चीजें टैक्सेबिलिटी भी नहीं थी, मतलब टैक्सेशन नहीं बन रहा था, उसका इमीडिएटली प्रोसेस होके आ गया। जब रिटर्न्स फाइल की, क्योंकि रिफंड नहीं था, कुछ नहीं था, प्रोसेस करके आ गया 143(1) कि नो नो टैक्स नो डिमांड, ये लो। आप इसका मतलब आप सोच रहे हो कि जैसे इधर फाइल कर रहे हो उधर प्रोसेस होके आ गया। अच्छा। वेरी, तो इसलिए अगर आपका डेटा मिसमैच होता तो वो रिटर्न्स प्रोसेस नहीं होता। इसलिए आप जब भी रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं, सारे इनकम सोर्सेज अपने लिस्ट आउट कर लो, उससे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रख लो। बैंक का इंटरेस्ट अगर है तो आप एफडीज हैं उनसे सर्टिफिकेट लेके रख लो, अपना 26 ईयर चेक कर लो, अपना AIS TIS चेक कर लो, सारा डाटा मैच कर रहा है तो आप अपनी रिटर्न फाइल करो। अगर डेटा मिसमैच है तो आप पहले ठीक करवाओ। अपना ऑब्जेक्शन फाइल करने का तरीका लिखा हुआ है AIS के अंदर। अगर से एग्जाम्पल किसी की इनकम, सैलरी इनकम आ रही है 15 लाख, लेकिन पोर्टल पे आ रहा है 17 लाख, तो 2 लाख के लिए आप अपने ना फीडबैक में आप रिजेक्ट, आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो, तो फिर उसके बाद फाइल करो। अगर आपने कुछ नहीं किया और सही से रिटर्न फाइल कर दी, हैवी चांस है कि स्कूटनी या अलर्ट आ जाएगा कि आप रिवाइज करें। अब सर ये सवाल तो सर हम उन लोगों के लिए आपसे जान रहे हैं जो लोग लगातार रेगुलर बेसिस पर आईटीआर फाइल करते हैं, जो लोग जानना चाहते हैं कुछ बदलाव होता है, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हमें तो मतलब ही नहीं है, हमें तो कोई ज़रूरत ही नहीं है आईटीआर फाइल करने की। तो आईटीआर जो लोग फाइल नहीं करते हैं उनको किस तरह का नुकसान अगर है तो उठाना पड़ सकता है, या फिर क्या वो चूक कर रहे हैं? देखिए सर, पहली बात तो इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करना ये राइट नहीं, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इट्स अ रेस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे वोट कास्ट करना एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसी तरीके से ITR फाइल करना हर व्यक्ति की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर एक सर्टेन कंडीशन फुलफिल होने पे, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख या न्यू टैक्स में 4 लाख से अबव है,
तो आपको चाहे टैक्स बनता है या नहीं बनता है, आपको अपने रिटर्न्स फाइल करनी ही करनी है। सेक्शन 39(1) के अंदर ओल्ड टैक्स रेजिम में, मतलब ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट में 1961 में आपको रिटर्न्स फाइल करनी है। इवन तक अगर आपके पास साल में 1 लाख रुपए से ऊपर आप बिजली का बिल पे करते हो, 1 लाख से ऊपर अगर आप बिजली का बिल पे करते हो साल में, तो भी आईटीआर आपको फाइल करनी है। अगर आप विदेश घूमने जाते हो, 2 लाख से ज्यादा का खर्चा है, तो भी आईटीआर आपको फाइल करनी है। आप ये नहीं सकते मैं आईटीआर नहीं फाइल करूंगा, तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप आईटीआर नहीं फाइल करते तो उसमें प्रोविजन है पेनल्टीज का, तो आप वो पे करेंगे। और ऑब्वियस है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास डेटा होते ही हैं, और इसी तरीके से लोगों के केस ओपन होते हैं, और अगर उसमें इनकम टैक्सेबल पाएगी तो इंटरेस्ट और पेनल्टी सब वसूल कर ली जाती है। अच्छा सर, एक चीज बताएं, जैसे कुछ लोग अब तो शेयर बाजार में बहुत सारा एक्सपोजर हो गया है, आम आदमी का भी, वेतन भोगी भी लगाते हैं, म्यूचुअल फंड में भी पैसे लगाते हैं। पिछले 4-6 महीने से हमने देखा है जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं उसका भी नेगेटिव है पोर्टफोलियो। शेयर बाजार में घाटा हो गया, घाटे में उनको पैसे की जरूरत थी, बेच दिया। तो उन लोगों को भी अभी फॉर्म भरना है, यही फॉर्म भरना है या उनके लिए कुछ अलग है? नहीं सर, देखिए, जो हमारा आईटीआर 4 आया है, या जिसके बिजनेस के साथ साथ अगर उनको लॉस हुआ है, या जिनको सैलरीड इनकम है, ये लॉस कैरी फॉरवर्ड अगर करना है तो ये फॉर्म सुटेबल नहीं है। इसके लिए आपको आईटीआर 2 का वेट करना पड़ेगा या आईटीआर 3 का वेट करना पड़ेगा। ओके, तो ये वेतन भोगी हैं, शेयर बाजार में काम कर रहे हैं और लॉस हो गया, कैरी फॉरवर्ड करना है। कैरी फॉरवर्ड कितने साल तक कर सकते हैं लॉस? सर, लॉसेस कैरी फॉरवर्ड जो होती हैं दो तरह, एक 8 साल होती है, एक 4 साल होती है। अच्छा, तो जो स्पेकुलेशन काइंड ऑफ थिंग होती है उनकी 4 साल होती है। अदरवाइज आप सारे लॉसेस को 8 साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ओके। तो स्पेकुलेशन मतलब क्या, कौन सा उसमें आएगा स्पेकुलेशन काइंड ऑफ में? जैसे कोई इंट्राडे डील करते हैं, आज ही शेयर खरीदा और आज ही बेच दिया, तो इंट्राडे हो गया, ये स्पेकुलेशन हो गया। ऐसे लोगों के और लिए 4 जैसे साल कोई ही, शेयर खरीदा, रखा 8-10 दिन या 8-10 साल और फिर घाटा हो गया, तब वो 8 साल है उनके लिए कैरी फॉरवर्ड। आपने एक दिन भी शेयर रख लिया तो इंट्राडे नहीं कहलाएगा, और जैसे इंट्राडे नहीं हुआ तो ऐसे लॉसेस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो 8 साल के लिए। सर, रिटर्न फाइल करने के लिए किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेना कितना ज़रूरी है, मैंडेटरी है, या अपने आप से भी कर सकते हैं? क्या तरीका सही रहता है? देखिए, आजकल जो यूटिलिटीज आ रही हैं बहुत अच्छी हैं। कुछ चीजें डेटा प्रीफिल होती हैं, ऑनलाइन पोर्टल पे जाते हैं, आ गई हैं। अगर जिनके पास कॉम्प्लिकेशन नहीं है, मतलब सिंपल जिसकी सैलरी इनकम है, तो वो तो खुद कर लेते हैं और कर लेना चाहिए। लेकिन जिनके पास बहुत सारी इनकम है, कहीं डिविडेंड आ रही है, कहीं हाउस प्रॉपर्टी से कोई कैपिटल गेन है, अभी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। तो कॉम्प्लिकेशन होने की वजह से, या फिर 2 हाउस प्रॉपर्टी, एक में कुछ और है, एक में लॉस है, एक में प्रॉफिट है, या म्यूचुअल फंड से कुछ में लॉस है, कुछ में प्रॉफिट है, तो उनको कैसे कैलकुलेट करें? कोई मेच्योर्ड हो रहा है 15 सितंबर से पहले, कोई मुझे 15 दिसंबर से पहले, सबकी अलग अलग इंटरेस्ट कंपोनेंट अप्लीकेबिलिटी बनती है, क्योंकि एडवांस टैक्स जमा किया ही नहीं किया, तो सही इंटरेस्ट कैलकुलेट करना ना करना, इसलिए प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए। अगर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन नजर आता है, अगर सिंपल है तो कोई बात नहीं, आप अपना खुद कर सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि ये वीडियो हमारी हेल्पफुल रही होगी उन लोगों के लिए जो इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई ITR 1 और ITR 4 की यूटिलिटीज़ आई हैं, उसमें क्या परिवर्तन आया है, क्या किस तरह से हम उसमें अपना ऑप्ट कर सकते हैं, और आगे कब तक बाकी यूटिलिटीज़, बाकी फॉर्म्स आएंगे। बहरहाल चूंकि अब ये महीना शुरू हो चुका है, ये वक्त शुरू हो चुका है रिटर्न फाइल करने का, तो इसको लेकर हम लगातार अपडेट के साथ आपके साथ जुड़ते रहेंगे। कमलेश सर से रिक्वेस्ट करते रहेंगे कि समय निकालिए सर अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से और हमारे साथ जुड़िए। हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैं करना चाहूँगा आपका भी, Thank you, शिशिर जी, sir. और कमलेश Thank सर you. आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।